नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका ILM स्टडी एंड जॉब पर। तो आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर जो पीछे 4 कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 5वां नंबर प्रैक्टिस पेपर है, जो मॉडल पेपर है, जो भी मान लेते हो। तो ये किसके लिए है? लेब असिस्टेंट के लिए। जो लेब असिस्टेंट भर्ती है 2022 उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है ये। जो हमने 4 मॉडल पेपर पीछे कर दिया, सुपरफास्ट मॉडल पेपर करती है ये। इसमें क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ में व्याख्या भी बताते हैं। जिस प्रकार आपका पेपर आएगा परीक्षा में, उसके हूबहू रूप में ये पेपर है। तो आप अपनी ईमानदारी से क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम ये 5वां मॉडल पेपर है, जो हमने पीछे 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। तो जो आपने पीछे नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो विलंब न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन शुरुआत होती है कि राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जो रिफाइनरी है पंचभद्रा बाड़मेर में, तो उनसे संबंधित जो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ये तथ्य सही नहीं है। तो हम देख लेते हैं। यह HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो ये क्या कथन है इसमें सही है। इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20% है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। तो ये भी कथन क्या इसमें सही है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। यह भी कथन। इसकी व्याख्या करते हैं। राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा बाड़मेर HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL का हिस्सा 74% तथा राजस्थान का हिस्सा 26% है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है। जो लाठी सीरीज है वो क्या है। तो लाठी सीरीज एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी है ये लाठी सीरीज। व्याख्या, लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है। राजस्थान में भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण लाठी सीरीज जैसलमेर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो ये अरावली से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है तो हमें देख लें। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो ये तथ्य क्या है, सही है। इसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। तो ये क्या है, गलत तथ्य दिया हुआ है इसमें। इसकी अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। यह भी क्या तथ्य सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह भी क्या तथ्य इसमें सही दिया हुआ है। तब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरावली पर्वत शिखर की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ब्रह्मा पालनपुर से दिल्ली तक कुल 692 किमी है। राजस्थान में अरावली की अधिकतम लंबाई 550 किमी है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन है, ये थार मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ये सही आंसर है, सही कथन है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये भी कथन सही है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। तो कौन सा भौगोलिक अंचल है वो मालवा के पठार का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार वस्तुतः मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो मध्यम काली मिट्टी से बना है, जहां कपास की फसल अच्छी होती है। हाड़ौती का पठार अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली एक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो कौन सा किला स्थित है, जयगढ़ किला। ए राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ का किला 16वीं सदी में स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। यह किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी चील का टीला पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 किलों एवं सूची 2 मंदिरों या किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो किले दिए हुए हैं और वहाँ पर दरगाह या मंदिर दिए हुए हैं, तो इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो इसको मिलाते हैं। आम्बेर किला जयपुर में, जहाँ क्या है, शीला देवी का मंदिर स्थित है। तारागढ़ अजमेर में क्या है, दरगाह मीरान साहब की दरगाह स्थित है। उसके बाद है गागरोन झालावाड़,
घाघरोन झालावाड़ में दरगाह है, मीठे साहब की दरगाह है, और मेहरानगढ़ जो जोधपुर में किला है वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तो इसकी ए राइट आंसर हो जाएगा तीज है। इसकी व्याख्या श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत तीज है। श्रावण तीज के अवसर पर श्रावण मास की प्रकृति का सौंदर्य चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो भील समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गेर नृत्य किया जाता है। गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक वर्ताकार नृत्य है, जिसमें नर्तकों को गेरिए तथा डंडों को खंडा कहती है। भीलों में गेर का प्रचलन प्राचीन काल से ही है। गेर के साथ खेल, थाली एवं मंदाल बजते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? जो राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली है वह कौन सी है? तो वो कठपुतली है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या दी हुई है कठपुतली राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। कठपुतली मतलब पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया है, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में आती है। यह लोक कला राजस्थान के नागौर तथा मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासी जातियों के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतलियों को तार के माध्यम से अंगुलियों पर नचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो गया सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या है सन 1156 में जैसलमेर की स्थापना भाटी जैसल ने की थी और 12 साल तक यहाँ शासन किया। बाद में जैसल के नाम पर इस शहर का नाम जैसलमेर हो गया। पूरा शहर पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1533 ईस्वी में। इसकी व्याख्या 1303 में खिलजी के हमला करने के बाद 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था, जिससे अत्यधिक विनाश हुआ। तीसरा हमला मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1567 में महाराणा उदयसिंह पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस शहर में भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। इसकी व्याख्या उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप की जगह जयमाल को मेवाड़ साम्राज्य का शासक नियुक्त किया गया था। जयमाल सिंह ने बांसवाड़ा के भील शासक को पराजित कर स्वयं महारावल का ताज पहना था। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा राजपूत शासक को हराया था? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराया था। खानवा कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर विजयी रहा तथा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान घोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया था। तो उसका क्या नाम है? बी 2.5 दिन का झोंपड़ा। किंवदंतियों के अनुसार अजमेर नगर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। मोहम्मद घोरी ने 1198 ईस्वी में अजमेर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सिसोदिया राजवंश ने। इसकी व्याख्या है राजस्थान के सिसोदिया राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 12वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः गुहिल राजवंश का आधिपत्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार
शाहजहां के नाम शिकार स्थल यानी शूटिंग लॉज के रूप में परिवर्तन करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाए तालाब शाही का। व्याख्या तालाब शाही धौलपुर बाड़ी मार्ग पर धौलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब शाही काफी खूबसूरत एवं ऐतिहासिक झील है। यह धौलपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां ने शिकारी स्थल शूटिंग लॉज के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन है 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। व्याख्या करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 में राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में की गई। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1921 से 22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासियों किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। इसकी व्याख्या है भोमट भील क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत ने भीलों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने हेतु एक आंदोलन चलाया, जिसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। तेजावत ने एक आंदोलन प्रारंभ 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान केसरी के। इसकी व्याख्या राजस्थान के किसान आंदोलन में के जनक व बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल संचालक विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। राजस्थान सेवा संघ 1919 अजमेर एवं सेवा समिति 1915 के संस्थापक पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी एवं अजमेर से नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक पत्रों को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो यहाँ पर मंदिर दिए हुए हैं और उनके स्थान दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो देखना है। ओसिया मंदिर जोधपुर में सही है, सालासर मंदिर चूरू में यह भी सही है, रणकपुर मंदिर पाली यह भी सही है, जगदीश मंदिर उदयपुर में यह भी सही है। जगदीश मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने 1651 ईस्वी में उदयपुर में करवाया था। मंदिर में प्रतिष्ठापित 4 हाथ वाली विष्णु की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। अगला क्वेश्चन है मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति क्षेत्र स्थित हरनाथपुरा ग्राम के पास बहने वाली चंद्रभागा व बनास नदी के किनारे स्थित है। इस तीर्थ स्थल को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। किसे कहते हैं? मातृकुंडिया मंदिर को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? बी राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण के लिए हुआ था। इसकी व्याख्या राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति कृष्णमर्ग पार्क स्थापित किया गया। यहाँ पर अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों सहित वृक्षों को बचाने हेतु भाद्र शुक्ला दशमी को बलिदान दिया था। इसी दिन प्रतिवर्ष यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है? तो इनका प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होने के कारण क्या है अधिक ठंड पड़ती है? इसकी व्याख्या है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण रेतीली धरातल है। राज्य के पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का लगभग 60% भाग रेतीली बालू का स्तूपों रेत के टीलों से आच्छादित है। रेतीला धरातल होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में अधिक ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो यह कौन बाधक है? ए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना ये क्या बाधक है? बाधक नहीं है, सॉरी, इसमें यह है वनोन्मूलन करना। ये क्या है? जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। और वनोरोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना करना और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना ये सब क्या है? जैव विविधता में संरक्षक का कार्य करते हैं। इसकी व्याख्या वनोन्मूलन राज्य के वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण की विशेषता नहीं है। वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख कारक निम्नलिखित है: वनारोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना आदि।
राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? जो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसका दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, गोडावण। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। गोडावण या गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम जोजियोटिस निग्रोसेपिस है। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह पक्षी सोहन चिड़िया या शर्मिला पक्षी के उपनामों से भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 1977 में की गई थी। व्याख्या, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना 1977 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका उद्देश्य राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। तो इसका गलत तथ्य कौन सा है वो देखना है हमें। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। तो ये क्या राइट आंसर है? बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। यह भी सही तथ्य है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। तो ये क्या इसमें फैक्ट है वो गलत दिया हुआ है। अगला फैक्ट देख लिया, राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। यह भी फैक्ट क्या है? सत्य दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, जो कि क्या है? गलत कथन दिया हुआ है। इसकी व्याख्या, प्रश्न कर दिया कि राजस्थान के कृषि तथ्यों के विकल्प में सी असत्य है, क्योंकि राज्य में गेहूं रबी की फसल है। राजस्थान बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में होता है। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में गोटन है तो ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए। जो गोटन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में ACC द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य का प्रथम कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से JK सीमेंट निम्बाहेड़ा का कारखाना सबसे बड़ा है। 1 सितंबर 2006 से एसोसिएटेड सीमेंटेड कंपनीज का नाम बदलकर ACC लिमिटेड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए कौन सी नहर का परियोजना का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। इसके प्रश्न की व्याख्या है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मध्य मरु प्रदेश में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कमांड क्षेत्र का ढाल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 9 शाखाओं एवं 7 लिफ्ट नहरों के अलावा 3 उप शाखाएं भी निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है 31, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। इसकी व्याख्या, राजस्थान के भौगोलिक अंचल में अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। राजस्थान में अरावली की अधिकतम ऊंचाई 550 किमी है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसके बाद क्रमशः शेर 1597 मीटर है तथा दिलवाड़ा 1442 मीटर का स्थान है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण हेतु प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नागौर से किया गया था। इसकी व्याख्या, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। राजस्थान में सफेद मार्बल का प्राप्ति स्थल मकराना नागौर किशनगढ़ देश की प्रसिद्ध मार्बल मंडी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेंदू का पेड़ होता है उसकी पत्तियों का उपयोग है बीड़ियां बनाने में किया जाता है। इसकी व्याख्या, राजस्थान राज्य के वन उत्पादनों में तेंदू पत्ता स्थानीय नाम टीगरू वन उपज प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेंदू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेंदू के
वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से क्रम का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ क्रम दिया हुआ है, उनको क्या क्रम वाइज जचाना है। हवा महल एक 8 मंजिला संरचना है, तो ये सही नहीं है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, ये सही है। हवा महल के झरोखे या जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां हैं, ये भी क्या है, सही है। हवा महल के बारे में दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है, तो ये 2 ही बयान सही है, केवल बी और सी। ए बयान है वो गलत दिया हुआ है इसमें। गुलाबी नगरी के प्रतीक के रूप में विख्यात हवा महल का निर्माण सन 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने लाल व गुलाबी पत्थर से करवाया था। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार के इस 5 मंजिले महल में 953 जालियां झरोखे है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले सम्राट का नाम क्या था। जो पहले सम्राट था उसका क्या नाम था, तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा अकबर। इसके बाद राजस्थान पर आक्रमण करने वाला और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाला प्रथम मुगल सम्राट का नाम, प्रथम जो मुगल सम्राट थे उनका नाम था अकबर। अकबर के साम्राज्य विस्तार के क्रम में पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाजू बहादुर के खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले की घेराबंदी की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया और बाद में 1537 में रानी क्रमावती ने भी जोहर कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। जो बांसवाड़ा है वहाँ पर जो मानगढ़ धाम है वो किस समुदाय से संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भीलों से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की आमलिया ग्राम पंचायत अंतर्गत आबादरा में 1000 फीट ऊंची पहाड़ी है जो मानगढ़ धाम के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भेड़ प्रजनक। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत भेड़ों का बीमा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के भेड़ पालकों को उनकी भेड़ों का अनुदानित प्रीमियम पर बीमा करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा दिगव ने। इसकी व्याख्या है, श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण जयपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर टोंक में डिग्गी नगर में मेवाड़ के तत्कालीन राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में राजा डिग्गव ने करवाया। यही स्थान आज का डिग्गीपुरी है तथा पावन प्रतिमा कल्याण के नाम से प्रसिद्ध है। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जमनालाल बजाज। इसकी व्याख्या है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में हुई, लेकिन प्रजामंडल प्राय मर्द प्राय रहा। 1936-37 में चिरंजी लाल मिश्रा के अध्यक्षता में पुनर्गठित हुआ। जमनालाल बजाज 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। तो किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा थार के मरुस्थल में मिलती है। पलाया झीलें राजस्थान के थार के मरुस्थल में मिलती है। थार के मरुस्थल में अधिकांश भाग पर बालुका स्तूपों का विस्तार है। इस क्षेत्र में वर्षा का काल में बनने वाले मौसमी प्याला झीलों को खंडीन या खाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है तो इसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या है, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष
खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करने को जूमिंग कृषि कहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इसे वादरा कृषि कहते हैं। जो आदिवासी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? वादरा कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रावणता वाद्य यंत्र। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में तंत्र वाद्य रावणता बड़े नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसमें लगा डंडा बांस का होता है जिसमें खूंटियां लगाई जाती है और 9 तार बांध दिए जाते हैं। रावणता तार पर दबाव देकर गज की सहायता से बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए सी, कुंदन कला जो जयपुर की है ये सही मेल खाता है, एकदम सही दिया हुआ है। आगे है थेवा कला प्रतापगढ़ है, उस्ता कला बीकानेर, कुंदन कला जयपुर और जस्ता की बादला की बोतलें ये कांकिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ है। व्याख्या, राजस्थान की उदयपुर शैली मेवाड़ स्कूल का पहला उपलब्ध चित्र श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है जिसका चित्रांकन 1260 ईस्वी में मेवाड़ के रावल तेजसी के शासनकाल में आहड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो शिशु का जन्म होने के अवसर पर गाए जाते हैं। जो होलारी राजस्थानी गीत है वो कब गाए जाते हैं? तो शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं। इसकी व्याख्या है, जच्चा होलर के पुत्र के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है जिसमें जच्चा व बच्चा दोनों के बेहतर स्वास्थ्य एवं उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, करणी शतक, चूड़ा शतक और आड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी है? तो जो करणी शतक है, चूड़ा शतक है, ये पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये पुस्तकें लिखी है नाथुसी मैयारिया ने। जो करणी शतक, चूड़ा शतक और आड़ी शतक है ये किसने लिखे है? नाथुसी मैयारिया ने ये पुस्तकें लिखी है। इसके बाद यहाँ की व्याख्या है, उदयपुर के साहित्यकार श्री नाथुसी मैयारिया ने गांधी शतक, आड़ी शतक, चूड़ा शतक, करणी शतक एवं जालमान शतक के अलावा वीर शतक की भी रचना की है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कान में पहना जाता है। जो सुरलियाँ होती है ये कहाँ पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। राजस्थान महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण निम्नलिखित है। जो कान में पहने जाने वाले आभूषण है वो कौन कौन से जो निम्नलिखित है? सुरालिया, पिंपल पतरा, जमेला, कर्णफूल, झुमका, जेला, जमेला, बाली, अंगोटिया, पाटीसूलिया, टोटी जिसे हम बुजली कहते हैं, एरंग पत्ता, ये सभी किसके आभूषण है? ये कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है 49, बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा को बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी व्याख्या, बेनेश्वर मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा को किया जाता है। इसका स्थान नेवटपुरा डूंगरपुर में है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो देखते हैं। गिद्दड़ नृत्य शेखावट क्षेत्र में संबंधित है, तो ये क्या इसमें सही दिया हुआ है, यानी ये कथन सत्य है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, तो यह भी कथन सत्य है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, तो ये क्या, ये कथन असत्य दिया हुआ है। इसमें 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह भी कथन क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेवलियन थ्रो से संबंधित है। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर यह है, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलियन थ्रो से है। इन्होंने जकार्ता पैरा एशियाई खेल 2018 में रजत पदक, 2017 व 2020 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक व टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता।
इसके अलावा इन्हें 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ है वो किस जिले में है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा में है। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है। दक्षिण राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बागड़ की मानगढ़ की पहाड़ी आदिवासी अस्मिता और उनके ऐतिहासिक बलिदान का स्मारक है। स्थानीय लोग इसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मार्ग शिक्षक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो कथन सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल दिया हुआ और यहाँ पर जिला दिया हुआ है। प्रथम है कालीबंगा चूरू, तो कालीबंगा चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। ये क्या है? इसमें गलत कथन असम्मिलित दिया हुआ है। आहड़ उदयपुर में, यह सही है। गणेश्वर सीकर में, यह भी सही है। बेराट जयपुर में, यह भी सही है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग के चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की। वह उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बी के थापड़ ने 1961 के मध्य किया। कालीबंगा से मिले मुख्य प्रमाणों में जुते हुए खेत के प्रमाण, ईंटों से बने ऊंचे चबूतरों, काष्ठ निर्मित नालियां, साध यज्ञ वेदियां के प्रमाण, बेलनाकार मोहरें, गेहूं व जौ 2 फसलें के प्रमाण, तंदूरी चूल्हे, समाधान प्रक्रिया, भूकंप के प्रमाण इत्यादि कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर में आहड़ नदी के समीप स्थित है। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आहड़ सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवर्ती है। इनका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने 1956 में करवाया था। अगला कथन है, बेणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित है। यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। बेराट सभ्यता उदयपुर में बाणगंगा नदी के समीप स्थित है। यह लोह युगीन काल के है। इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान में से किसे सम्मानित किया है? तो राजस्थान से किसे सम्मानित किया जो कोविड-19 के दौरान जो अच्छा कार्य किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था उसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती कौशल्या और सुनीता मैया को सम्मानित किया है। इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली राजस्थान की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमती कौशल्या ANM सांगानेर जयपुर और सुनीता मैया ANM CHC मकराना नागौर को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सिद्धार्थ जोशी राजस्थान के किस जिले से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डूंगरपुर से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 30वें संस्करण के समापन समारोह के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें राजस्थान के वागड़ गांव डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भोपाल की रागेश्वरी अंजना ने प्रथम और बठिंडा की अमरप्रीत कौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 56, साराटोगा की लड़ाई किस के मध्य हुई थी? तो ये किसके मध्य हुई थी? बी राइट आंसर हो जाए जॉर्ज वाशिंगटन व बुर्गियोन के मध्य हुई थी। इसकी व्याख्या है, बकर हिल की लड़ाई जॉर्ज वाशिंगटन व जनरल होक के मध्य 1776 ईस्वी में हुई, जिसमें होक की जीत हुई। साराटोगा की लड़ाई जॉर्ज वाशिंगटन व बुर्गियोन अक्टूबर 1717 ईस्वी में हुई, जिसमें वाशिंगटन की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली विसुयस एटना इंडोनेशिया का क्राकातोआ आदि ज्वालामुखी पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए मध्य महाद्वीप पेटी में आते हैं। इसकी व्याख्या, यह पेटी महाद्वीपीय स्लेट अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। यह पेटी किनारे द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है। यहाँ पर परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है। स्ट्राम्बोली विसुवियस एटना ईरान का देवमंद
कोह सुल्तान, काकेशस का एल्ब्रुज, आर्मेनिया का अरारात, इंडोनेशिया का कराकातोवा इस पेटी की महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, जब लंबे अंतराल के पश्चात प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत छोटे परमाणु का ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी, शंकु कहा जाता है इसे। इसकी व्याख्या, इसका विकास तब होता है तब लंबे अंतराल के पश्चात प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत छोटे परिणाम वाली ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। उदाहरण फ्यूजियामा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झील बनती है? तो किस प्रकार की झील बनती है? बी राइट आंसर हो जाए, काल्डेरा झील बनती है। किससे बनती है? ज्वालामुखी गतिविधियों से बनती है। व्याख्या, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। काल्डेरा में जब जल भर जाता है तो ये झील के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण अमेरिका की ओरेगन झील, महाराष्ट्र का लोनार झील, राजस्थान की पुष्कर झील आदि इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य स्थित है। इसकी व्याख्या, विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा अफ्रीका देशों के मध्य स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह प्राकृतिक झील का उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक समूह में सम्मिलित है। जो औद्योगिक समूह है उसमें कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग सम्मिलित है। औद्योगिक प्रदेश में द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के व्यवसायों, निर्माण, परिवहन और व्यापार वाणिज्य का विकास सामान्यतः इतना अधिक बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वह प्रदेश एक औद्योगिक समूह बन जाता है जिसमें उद्योगों की संबद्धता होती है। औद्योगिक प्रदेशों में सामान्यतः निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है तथा औद्योगिक उत्पाद बड़े पैमाने पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लिंग की मुख्य मांग थी। तो इनकी मुख्य मांग क्या थी? इसका राइट आंसर है ए, हिटलर को तानाशाही बनाना था। इसकी व्याख्या है, स्पार्टकिस्टों ने पुराने सैनिकों की फरीकोर नामक संगठन मदद से जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इस पार्टी की स्थापना के बाद कम्युनिस्ट एवं समाजवादी एक दूसरे के विरोधी बन गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके थे। अगला क्वेश्चन है, रूस जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि कब संपन्न हुई? तो डी राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1918 को संपन्न हुई थी। इसकी व्याख्या है, बोलेशेविका ने 3 मार्च 1918 में ट्राटस्की के नेतृत्व में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में नेपोलियन की सेना ने रूस की सेना को भारी शिकस्त दी थी? वो कौन सा युद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्राइडलैंड का युद्ध। इसकी व्याख्या, रूस के पराजय 8 फरवरी 1807 ईस्वी को नेपोलियन पोलैंड गया और पोल लोगों को रूस के विरुद्ध अपनी सेना में भर्ती किया। दुर्गम वन्य मार्गों से होते हुए नेपोलियन की सेना का रूस की सेना के साथ प्रथम संघर्ष 7-8 फरवरी 1807 ईस्वी को इल्लाऊ के युद्ध में हुआ, जो कि अनिर्णित रहा। 4 माह बाद 14 जून 1807 ईस्वी को फ्राइडलैंड के युद्ध में नेपोलियन की सेना ने रूस की सेना को भारी शिकस्त दी थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है। आयनमंडल के ऊपरी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है। यहाँ पर वायु काफी विरल होती है। यह मंडल पृथ्वी की सतह से बहुत दूर स्थित है। यहाँ पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाए बी, हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रोज हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 73.5 करोड़ वर्ग किमी है, जो कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 20% भाग है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में फैला है। यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में एशिया, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया की द्वीप श्रृंखला तथा ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी में अंटार्कटिका द्वारा घिरा हुआ है। हिंद महासागर प्रशांत व अटलांटिक महासागर से छोटा है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। अगला बेगुला धारा है।
तो ये बेगुला धारा किस प्रकार की है, तो इसकी बी राइट आंसर हो जाएगा ठंडी महासागरीय धारा है। तो कौन सी है बेगुला धारा, वो ठंडी महासागरीय धारा है। बेगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका व नामीबिया के पश्चिमी तट पर है। इसकी उत्पत्ति स्थलीय अवरोध एवं घनत्व की भिन्नता के कारण होती है। धारा का प्रभाव तटवर्तीय भाग में कोहरा परंतु वर्षा का अभाव तथा नामीबिया एवं कालाहारी मरुस्थल का निर्माण है। अगला क्वेश्चन है महासागरों में जलधाराओं के बनने का कारण है। तो महासागरों में जलधारा कैसे बनती है, तो वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान वितरण, ये सभी क्या है महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। प्रश्नांक दिए गए सभी कारण महासागरीय धाराओं को जन्म देने में सहायक होते हैं। उल्लेखनीय है कि सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली गति को महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धारा की गति आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आंतरिक जलमार्ग की एक समस्या नहीं है। जो आंतरिक जलमार्ग है उनकी एक समस्या नहीं है, कौन सी है, तो सी नदियों की लंबाई कम होना, ये क्या है आंतरिक जलमार्गों की समस्या नहीं है। नदियों की गति मंद होना, नदियों में बाढ़ आना, नदियों में अत्यधिक गाद और जमाव होना, ये क्या है आंतरिक जलमार्ग की एक समस्या है। व्याख्या, आंतरिक जलमार्ग परिवहन का एक सस्ता, ईंधन प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो भारी वस्तुओं की ढुलाई हेतु उपयुक्त होता है तथा रोजगार निर्माण की उपयुक्त व्यापक क्षमता रखता है। परंतु आंतरिक जलमार्गों की अनेक समस्या भी है जो इस प्रकार है। नदियों की गति मंद होना, नदियों में बाढ़ आ जाना, नदियों में अत्यधिक गाद का जमाव हो जाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत समुद्री धारा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा है। वो कौन सी है, शीत समुद्री धारा है। इसकी व्याख्या है हम्बोल्ट धारा एक शीत समुद्री धारा है। इसका विस्तार पेरू एवं चिली के तट पर है। इसकी उत्पत्ति के कारण स्थलीय अवरोध, घनत्व की भिन्नता तथा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के रूप में पेरू के तट से सतह के जल को हटाए जाने के फलस्वरूप नीचे के ठंडे जल का ऊपर आना, प्रभाव तटवर्ती भागों में कोहरा परंतु वर्षा का अभाव, अट्टाकामा मरुस्थल का निर्माण तथा ठंडे जल के ऊपर आने के कारण मत्स्य उद्योग का विकास, क्यूरोशिया धारा का विस्तार, ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसकी उत्पत्ति का कारण 30 विषुवतीय जलधारा द्वारा जल का जमाव तथा घनत्व की भिन्नता है। गल्फ स्ट्रीम का विस्तार केप हेटरस से ग्रेट बैंक तक है। इसकी उत्पत्ति का कारण फ्लोरिडा जलधारा एवं एटलिस जलधारा का मिलना तथा घनत्व की भिन्नता है। ब्राजील धारा की उत्पत्ति घनत्व की भिन्नता एवं अधिक वर्षा के कारण हुई है। इसका विस्तार सेन रोक अंतरिक्ष से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसकी व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है तथा विधि के समक्ष सम्मता शब्द ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें में से कौन सा विषय है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये शिक्षा है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कानून और व्यवस्था, जेल, पुलिस, ये सब किस में शामिल है, राज्य सूची में। इसकी व्याख्या है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। झूम कृषि को स्थानांतरित के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही है, कथन ए और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। यह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में गौरी को पराजित किया था। निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 में बाबा फरीद के प्रिय शिष्य थे। इनका समकालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिससे इनके
संबंध ठीक नहीं थे। सुल्तान गयासुद्दीन को ही लक्ष्य करके उन्होंने कहा था, हुनूस दिल्ली अस्त है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, तो उनकी क्या क्या विशेषता है? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये इनकी विशेषता है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यह भी सत्य है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, यह भी सत्य है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए, यह क्या इसमें गलत कथन दिया हुआ है। अवशिष्ट शक्तियों पर निर्णय गवर्नर जनरल के विवेक पर छोड़ दिया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की नवीनतम प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई? बी राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की नवीनतम प्रणाली वर्ष 2010 में लागू हो गई थी। इसके अनुसार उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले राजमार्गों को सम संख्यक एवं पूर्व पश्चिम विस्तार वाले राजमार्गों को विषम संख्यक प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल की भौगोलिक दशाओं के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु और 75 सेमी से 2 सेमी तक वर्षा, तो ये किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये चावल के लिए उपयुक्त है दशाएं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे खरीफ की फसल कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ कहती है। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मुख्य खरीफ फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में जारी 20वीं जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में भेड़ की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 7.43 करोड़ है। 2019 में जारी 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में भेड़ की कुल संख्या 7.43 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में देश की 40.5% भेड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? एक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं? तो कौन से 3 आर पर्यावरण के लिए अनुकूलन माने जाते हैं? तो इसका ए राइट आंसर कम करना, पुनः उपयोग और पुनःचक्रण। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर प्रयुक्त होते हैं, जिनका अर्थ होता है रिड्यूस यानी उपयोग कम करना, रियूज पुनः उपयोग तथा रिसाइकिल पुनः चक्रण। रिड्यूस का अर्थ है कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, और रिसाइकिल का अर्थ है खराब प्लास्टिक, कांच व धातु की वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके उपयोग बनाना, और रियूज का अर्थ होता है किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो डी राइट आंसर हो गया ऋषभदेव जी, वह जैन धर्म के संस्थापक है। इसकी व्याख्या, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अष्टनेमी के साथ मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निकृष्ट कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों का कर्मकांडीय पक्ष किस पर आधारित है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ पर आधारित है। वेदों का कर्मकांडीय पक्ष यज्ञ पर आधारित है। संहिता मंत्रों का संकलन और इनका मुख्य उद्देश्य यज्ञों का विनियोग है। संहिताएं 4 है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का विधान, यज्ञ के लिए अनुकूलन द्रव्य, यज्ञ संबंधी आख्यायिका इत्यादि उपलब्ध होते हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की प्रधानता होती है।
ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है। जो महाजनपद उदय हुए थे उनके कारणों के संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विदेशियों के द्वारा विजित होने का व्यय, तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। कृषि प्रसार, व्यापार एवं नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों तथा अस्तित्व दिखाई देता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे के प्रयोग होने लगे। लोहे तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। इससे स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है? नहीं है। तो अब क्या है, 85 तक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब 100 तक, जो 86 से लेकर जो 100 तक क्वेश्चन है, ये किसके? मनोविज्ञान से संबंधित है। जिन्होंने लैब असिस्टेंट साइंस से अप्लाई किया, होम साइंस से अप्लाई किया, उनके लिए उपयोगी है। और जिन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया उनके लिए 86 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है वो उपयोगी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत नहीं है। नींद, भूख और विश्राम है, ये जन्मजात प्रेरक है। इसकी व्याख्या है, मेस्लो ने अभिप्रेरकों को 2 प्रकार बताया है। जन्मजात प्रेरक भूख, प्यास, विश्राम, निंद्रा, काम आदि। और अर्जित प्रेरक जो अर्जित करते हैं हम, वो है आदत, रुचि और सामाजिकता। अगला है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका? वुडवर्थ का है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। स्पीयरमैन के द्वैतारिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व है, सामान्य योग्यता जी तथा विशिष्ट योग्यता एस है। जी कारक सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपण विधि है? तो इनमें से जो दी हुई है, इनमें से व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाल अंतर्बोध परीक्षण है। ये क्या करती है? व्यक्तित्व मापने की विधियों का प्रक्षेपण है। व्यक्तित्व मापन की विधियों को प्रक्षेपण व अनुक्षेपण 2 प्रकारों में बांटा गया है। प्रक्षेपण विधियां निम्न प्रकार की है: रोसारक्षाई दबाव परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, खेल एवं नाटक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृद्धि जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो व्यक्ति की संवेदना और अभिवृद्धि जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। साक्षात्कार में शोधकर्ता एवं सूचनादाता आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 6 साल की लड़की की मानसिक आयु 7.5 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। जो मानसिक आयु होती है वो ऊपर लिखी जाती है और वास्तविक आयु है यानी वो कितने साल की वो नीचे लिखी जाती है। इनटू 100 से गुणा करने पर वो क्या आ जाती है? बुद्धि लब्धि आ जाती है। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं मानसिक आयु कितनी है? 7.5 और नीचे लिख देते हैं मानसिक वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु कितनी है? 6 साल। तो 7.5 बट्टा 6 इंटू 100। तो इस प्रकार इनको गुणा करने पर क्या आ जाती है? गुणा करके भाग देने पर बुद्धि लब्धि 125 होगी या बुद्धि लब्धि 125 आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसका नाम अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन थे? गिलफ्रॉड है। गिलफ्रॉड ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। किसने कहा है कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है? तो यह कथन किसका है कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हॉल ने कहा यह बात, किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। यह कथन जी स्टैनली हॉल का है। हॉल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि किशोरावस्था अपरिहार्य उथल पुथल की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है? तो वो अवस्था है उत्तर बाल्यकाल अवस्था है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यकाल अवस्था को 3 भागों में बांटा है, पूरे बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूरे बाल्यावस्था वह 6 से 8 वर्ष होती है, मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष
और उत्तर बाल्य अवस्था वो 10 से 12 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है 94, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जन्म से मृत्यु तक मानव की शारीरिक व मानसिक प्रक्रियाएं सतत चलती रहती है। अगला 95 क्वेश्चन है, 95 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जो व्यक्तिगत भेद है वो किस प्रकार पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में पाए जाते हैं और गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता में प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। यानी प्रकृति का स्वाभाविक गुण है कि हर मनुष्य है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार निम्न है। तो कौन कौन से? शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, विचारों में विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता, चारित्रिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता। ये सभी क्या है? व्यक्तिक भिन्नताएं है। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर जोर देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक वे बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम हेरासमैन ने 1845 ईस्वी में किया। वस्तुनिष्ठ परीक्षण तकनीकी दृष्टि से निम्नतात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह इनमें से कौन सा है? तो उनका भंडार ग्रह कौन सा है? इदम है। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है वो किस में चली जाती है? इदम में चली जाती है। व्यक्तित्व मापन के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने इदम अहम और परम अहम का विवेचन किया है, जिसे अंग्रेजी में आईडी, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी हुई है ईडी, इदम अहम और परम अहम के। इसमें वासनाएं एवं दमित इच्छाएं होती है। किसमें होती है? इदम में। और अहम में क्या होता है? यह सामाजिक मान्यताओं एवं वह परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। आगे आता है ईगो। ईगो क्या होता है? जिसे परम अहम कहते हैं। यह इदम और परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतःकरण को थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो किस सिद्धांत को थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, अधिगम अंतरण के अनुरूपों तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वस्तुतः यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सादृश्यता के नियम का ही एक विस्तार रूप कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का अंतरण उस सीमा तक ही हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा कथन है वो अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। यह कथन क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिगम की विशेषता, तो यहाँ पर अधिगम की विशेषता दी हुई है, जो गौर से देख लेना। इनमें से कौन सी भी विशेषता आपकी आ सकती है? नंबर फर्स्ट है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 3 नंबर, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। 4 नंबर, सीखना एक प्रकट प्रक्रिया है। 5 नंबर है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। 6 नंबर, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। 7 नंबर, सीखना समायोजन के में सहायक है। 8 नंबर है, सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है। 9वां है, अधिगम खोज की प्रक्रिया है। 10वां है, अधिगम नई परिस्थितियों में अनुकूलन है। लास्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? तो फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमकंड से किया है। फ्राइड ने मन की तुलना तैरते हुए हिमखंड से की है। फ्राइड ने मन के 3 रूप बताया है, अचेतन मन, अवचेतन मन और सचेतन मन। तो इसी प्रकार ये मॉडल पेपर आज ये 5वां समाप्त होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो अब आपका दायित्व बनता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सभी एक बार लाइक कर दो
सेशन को शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो, जिससे हमें मोटिव मिलता है और हम अच्छे अच्छे मॉडल पेपर और लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और प्रश्नों के साथ में हम व्याख्या भी करते हैं, जिससे आपके जो भी प्रश्न में डाउट होता है वो तुरंत क्लियर हो जाता है, उसका तुरंत समाधान हो जाता है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रहता है, कुछ समस्या रह जाती है, कुछ अपना सुझाव देना चाहते हो, कुछ राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां जाकर अपने प्यारे प्यारे आते हो अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।